नमस्कार साथियों, हम लोग मानसरोवर खंड की व्याख्या कर रहे थे। तो आज तीसरा छंद है। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकराई, सखी मुख अंग मलौ गिरि, नारा नीगन झाँप लिन अरगानी, ओनय मेघ परी जग छाहा, ससकी सरन दीन जन राहा, छपि गए दिनय भानु कै दशा, लय निस नखत चाँद पर गसा, भूल चकोर दृष्ट तह लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, रसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धनुक गगन लय राखी, नैन खंजन दुइ केलि करेहि, कुच नारंग मधुकर रस लेहि, रवर रूप बिमोहा हिये हिलोर करेइ, पाए छुअइ मकु पावों, तेहि मिसु लहरइ देइ। ये आपका छंद हो गया है। संकेत इसका लिख लेंगे हम लोग और इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्मावत के मानसरोवर खंड नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसमें का प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत छंद में जायसी स्नान करने के लिए उद्यत पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्सिक वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या देखने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। खोपा का अर्थ होगा केसों का गुच्छ, ठीक अर्थात जिसको जूड़ा कहते हैं। मुकराई का अर्थ होगा खोलकर। विमोहा का अर्थ होगा मोहित हो गया। झांपी का अर्थ होगा ढक लिया। कै दशा का अर्थ होगा कातर होकर। कुछ नारंग का अर्थ होगा स्तन रूपी नारंगी। मकु का अर्थ होगा शायद। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरवर तीर पद्मिनी आई, पद्मावती सहेलियों के साथ मानसरोवर के तट पर आई। खोपा छोर केस मुकराई, उसने वहां आकर स्नान तथा जल विहार करने के लिए बालों का जूड़ा खोल दिया। सखी मुख अंग मलौ गिरि, नारानी गन झाँपि लिन अरगानी, इस प्रकार उसने बालों को बिखराया। उसका मुख चंद्रमा के समान था। शरीर में मलौ पवन की सुगंध फैल रही थी। इस रूप तथा सुगंध को देखकर यह प्रतीत होता था मानो चंद्रमा को सुगंध के लुब्ध किसी हड़बड़ी ने चारों ओर से ढक लिया है। ओनय मेघ परी जग छाहा, ससकी सरंग लीन जन राहा, छपि गए दिनय भानु कै दशा, लय निस नखत चांद पर घसा। पद्मावती के केस बिखराते ही बालों की घटा छा गई और उसकी छाया संसार में फैल रही हो, अथवा उसके केस रूपी श्याम वर्ण राहु ने चंद्रमा रूपी मुख के पास जाकर शरण ले ली है। केसों की श्यामलता के कारण सूर्य कातर होकर छिप गया है तथा चंद्रमा तारों का साथ देकर आकाश में उदय हुआ है। ठीक है, तो भूल चकोर दृष्टि तह लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी, भौवें धनुक गगन लय राखी, नयन खंजन दुइ केल करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। ठीक है, तो पद्मावती चंद्रमा तथा सखियां तारे हैं। चकोर मत होकर मेघ जटा के मध्य चंद्रमा को देखकर टकटकी लगाकर देखने लगा। पद्मावती के दांतों की पंक्तियां बिजली के समान थी तथा उसकी वाणी कोयल के समान मधुर थी। उनकी भौहें ऐसी थी मानो कि इंद्रधनुष आकाश से लाकर रख दिया हो। उसके नेत्र खंजन पक्षी के एक जोड़े के समान थे जो क्रीड़ा कर रहे थे। उसके स्तन नारंगी के समान थे। स्तन का श्याम भाग ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भ्रमर रस पान कर रहे हैं। पद्मावती के अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर सरोवर मोहित हो गया। उसके हृदय में हिलोरें उठने लगी। मानसरोवर अपनी लहरों को तट पर इसी कारण भेजता था कि शायद इस बहाने उसको पद्मावती के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसकी ये व्याख्या हो जाएगी। अब इसका विशेष और काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। अब पद्मावती के मुक्त केसों का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रवणता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये आपका तीसरा छंद भी कंप्लीट हो गया है। चौथा छंद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।